अब आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। फाइनली वो टाइम आ गया कि आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। हम तो आई आपसे कहते हैं कि पेपर 3-3 महीनों के बाद रख लिया करें, ताकि बच्चा कम से कम साल में क्वालिफाई तो कर जाए, क्योंकि बच्चा जागता कब है? आखिरी महीने में आके। और उससे पहले बच्चा करता क्या है? कुछ भी नहीं। बच्चे को लगता है कि वो पढ़ रहा है, मगर बच्चा कभी भी पढ़ नहीं रहा होता। ऐसे उसको फील आती है कि चीज़ें वो समझ रहा है, वो अटेम्प्ट कर रहा है, वो टेस्ट दे रहा है। खैर टेस्ट तो उसने कभी दिए नहीं होते। कितने टेस्ट आप लोगों ने दिए पूरे सेशन में? ऑडिट के चले, मैं 8 टेस्ट कितने बच्चों ने दिए? पिछले बार मैंने कहा 8 टेस्ट सारे सब्जेक्ट्स मिला के कितने बच्चों ने दिए? और अकेले ऑडिट में 8 टेस्ट कितने बच्चों ने दिए? उसमें से पास करने कितने बच्चे होंगे? क्या बात, बस पास यहीं पे होते हैं। आई कैप में जाके तो वो हमें फेल कर देता। अच्छा जी, तो हम लोगों का ये जो सफ़र है फॉर द नेक्स्ट 5 डेज, ये शुरू होता है विद कंपनीज एक्ट। आज के दिन में 2 सेशंस हैं, और नॉर्मली हर दिन में 2 ही सेशंस हैं हमारे। एंड फर्स्ट सेशन टुडे इज़ फॉर कंपनीज एक्ट एंड सेकंड फॉर कोड ऑफ एथिक्स। बेसिकली टारगेट क्या है इन 5 दिनों का, 10 घंटों का टारगेट ये है कि हमने वो एरियाज़ को अनफोल्ड करना है जहाँ से नॉर्मली आई कैप लॉजिकल सवाल टेस्ट कर लेता है और बच्चा परेशान हो जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, कंपनी जेट का सवाल 2 तरह से आ सकता है। एक, इसमें कुछ एरिया है जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे अपॉइंटमेंट, पहला कब आएगा, सब्सिक्वेंट कब आएगा, वैकेंसी कब आएगी, कब एसएससीपी अपॉइंट कर सकता है, क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, कॉस्ट अकाउंट्स। ये वो एरियाज है जहाँ से आएगा अगर चाहे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल बड़ी आसानी से निकाल सकते। दूसरा एरिया इसमें हमें मिलता है लॉजिकल। आपने देखा होगा 11 तरह के डिफरेंट डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं, वहाँ से आपको लॉजिकल सवाल देखने को मिल जाता है। तो कोई 15 सवाल हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, 15 पार्ट्स बेसिकली। और अगर हमारे पास टाइम निकल आया तो हम उसमें मज़ीद भी ऐड अप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने इन सवालों के साथ करना है, इसको एक अप्रोच पे लेके जाना है। क्या करना है? एक अप्रोच पे लेके जाना है, रैंडमली नहीं करना है। अगर आप एक अप्रोच डेवलप कर लेंगे तो सारे सवाल उसी पैटर्न पर रख के सॉल्व किए जा सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखना है? लॉ। जिस चीज़ से रिलेटेड वो डिस्क्वालिफिकेशन पूछी गई है उसका रेलेवेंट लॉ सबसे पहले उसको बताएं। फिर सिनेरियो को आपने क्या करना है? एक्सप्लेन। किसको? सिनेरियो को आपने एक्सप्लेन करना है, कीपिंग इन टैक्ट विद द लॉ। और तीसरी और सबसे अहम चीज़, डिसीजन मेकिंग करनी है। आपने बताना है कि आपकी नज़र में ये अपॉइंटमेंट वैलिड है या वैलिड नहीं। तो डिफरेंट तरह की डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं। कुछ आपसे पूछता हूँ, देखते हैं आपको कितनी याद है। मौजूदा कंपनी में एक भाई डायरेक्टर है, ऑडिट कर सकते हैं? छोड़े हुए 2 साल हो गए हैं, कर सकता है? छोड़े हुए 3.5 साल हो गए, कर सकता है? एक डायरेक्टर का एक और बिजनेस भी है, उस बिजनेस में उसका एक बिजनेस पार्टनर है जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो सोल प्रोप्राइटर भी है और वो ऑडिट कर सकता है। क्या वो उस मेन कंपनी का ऑडिट करेगा जिसका वो पार्टनर नहीं कर सकता? अगर एक बंदा क्रेडिट कार्ड लेता है और उस पे उसका बैलेंस है 5 लाख, तो कर सकता है। आ लिमिट कितने की है? और इन केस ऑफ यूटिलिटी बिल्स 90 डेज, यहाँ पे अमाउंट मैटर नहीं करती।
एक बंदे को कोड ऑफ एथिक्स ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो वो यहाँ पे भी नहीं कर सकता। मगर यहाँ पे आपने एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना, ये बात पहले भी बताइए, फिर से बता रहा हूँ, कोड ऑफ एथिक्स को कंपनीज एक्ट के साथ मिक्सअप नहीं करना। उस वक्त इसका स्विच बंद कर देना। आपको ख्याल आएंगे कि यहाँ पे तो ये थ्रेट आता है, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है, उसको उस वक्त सोचने की ज़रूरत नहीं। पहला सवाल देखते हैं, सवाल पढ़िएगा। रिक्वायरमेंट सबकी सेम है। Farooq and Company Chartered Accountants has received an offer to be appointed as external auditor of Ibrahim Gas Company. The firm is indebted to the company as it has not paid the last 2 months bill amounting to rupees 4,800। देखिए वो मुझे भी पता कर सकता है। अप्रोच, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करनी है कंपनी जिसका ऑडिट करने के लिए आप जा रहे हैं, वो कंपनी कौन सी है? इब्राहिम गैस कंपनी। तो आपने यहाँ पे पहले इसको हाईलाइट कर लेना। सेकंड चीज़ जो आपने देखनी है, आप कौन? आप हैं फरूक एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इब्राहिम गैस कंपनी, अब जैसे ही आपने वर्ड गैस का देखा आपके माइंड में आ गया यूटिलिटी। यूटिलिटी कंपनी के केस में आपने अमाउंट देखनी होती है या आपने डेज देखने होते हैं, और कितने दिन? यहाँ पे कितने से पेंडिंग है? 60, तो 2 महीने, तो अपॉइंट किया जा सकता है। डन। फर्स्ट करें अपॉइंटमेंट हो गई है, 1.5 महीना गुजर गया, बिल पे नहीं हुआ। अब वो चलते ऑडिट से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसको निकाल दिया जाएगा, और फिर अगला ऑडिटर कौन लेकर आएगा? एसएससी। तो हो सकता है कि आई कैप यही चीज पूछ ले और एंड के ऊपर एक लाइन ऐड कर दे कि अगले 1.5 महीने भी बिल पे नहीं हुआ, फिर सब्सिक्वेंट उसको हम वॉइड कर देंगे। जब अपॉइंट हो रहा है उसकी अपॉइंटमेंट उस वक्त क्या है? वैलिड। सब्सिक्वेंटली क्या बन जाएगी? वॉइड। और जब सब्सिक्वेंटली वॉइड हो रही है तो उसकी जगह पे फिर बंदा कौन लेकर आएगा? पार्ट 2 देखें। आफ्टर 100 दिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डायरेक्टर्स ऑफ Ramal Limited decided to appoint Mr. Shahid as the company's statutory auditor. Shahid भाई employed थे by RL before he started his own। इस सवाल में एक फंडामेंटल मसला, डायरेक्टर पहला ऑडिटर कितने टाइम में लेकर आ सकते हैं? 90 डेज, उससे आगे लेके नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने बन गए हैं? तो ये अपॉइंटमेंट ही इनिशियली वॉइड है, ये सब्सिक्वेंटली नहीं, ये इनिशियली वॉइड है। तो इसकी अपॉइंटमेंट ही वॉइड है, तो फिर इसको रिमूव कर दिया जाएगा और अगला ऑर्डर कौन लाएगा? चलें अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे 100 नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ 85। अब बताएं, यहाँ पे लिखा हुआ 85, फिर ठीक है। मैं सवाल को रीफ्रेश करता हूं। आफ्टर 85 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन डायरेक्टर्स ने अपॉइंट कर लिया और मिस्टर शाहिद पहले उसी कंपनी का एम्प्लॉय था। क्या डिपेंड करता? डिपेंड करता कि कितने टाइम पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट, हाँ, कितने साल पहले तक वो वहां पे काम कर रहा था। तो कंपनी बनी कब है? 85 डेज पहले। तो नौकरी छोड़े 3 साल हो गए होंगे? नहीं। तो अपॉइंटमेंट फिर भी क्या है? वॉइड। बात समझ आ रही? हम पहुंच रहे वहां तक। पार्ट 3 देखें। चले मुझे बताइए कंपनी कौन सी है? हम कौन है? डायरेक्टर ऑफ फजल लिमिटेड हैव डिसाइडेड टू अपॉइंट अस एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी। यहां तक तो कोई मसला नहीं। वन ऑफ द पार्टनर स्पाउस, हमारी फर्म के एक पार्टनर की बीवी,
होल्ड करती है 1000 शेयर्स इन द सब्सिडरी ऑफ एफएल। तो ये होल्डिंग है, इसका हमने ऑडिट करने के लिए जाना है। इसकी सब्सिडरी में पार्टनर की बीवी के क्या हैं, शेयर्स, कितने, 1000। वो 1000 हो, 2 हो, 4 हो, से फर्क नहीं पड़ता, शेयर्स हैं बस। और कौन से वाले, ऑर्डिनरी शेयर्स। अपॉइंटमेंट हो सकती है, हो गया। देखें इसका फैसला करना कैसे। सबसे पहले आप इस कंपनी के बारे में भूल जाएं। आप फैसला करेंगे सब्सिडरी में जा सकते हैं, नहीं। कब जा सकते हैं, जब ये एट टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट बता दे कि मेरे पास शेयर्स हैं और वादा कर ले कि मैं सब्सिक्वेंटली इसको डिस्पोज ऑफ, फिर जा सकते हैं एक्सेप्शन के साथ। तो यहां पे विद, तो इसीलिए अगर हम यहां पे अपॉइंट हो सकते हैं तो ही हम यहां पे अपॉइंट हो सकते हैं। अगर यहीं पे वो इस चीज को क्लेम नहीं करता कि मैं बेच दूंगा, तो यहां पे डिस्क्वालीफाई मींस होल्डिंग में डिस्क्वालीफाई, पूरे ग्रुप में डिस्क्वालीफाई। चले उसने कबूल कर लिया कि भाई मैं बेच दूंगा, बेचे नहीं, फिर से सब्सिक्वेंटली डिस्क्वालीफाइड और वहां से पुल आउट कर लिया जाएगा और उसकी जगह पे नया बंदा जाएगा। देखें सब्सिडरी कब बनती है और एसोसिएट कब बनती है, 20% से ऑनवर्ड्स। तो जब 50% होंगे तो इट मींस कि 20% से क्या है, ऑटोमेटिकली ज़्यादा। तो ये वो एसोसिएट वाला सर्कल पूरा हो जाता है यहाँ पे। याद रखिएगा शेयर्स की डिस्क्वालिफिकेशन पूरे ग्रुप में होती है इंक्लूडिंग एसोसिएट्स, और जो बाकी की 10 डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो एसोसिएट में नहीं होती। डन जी बॉस। वो भी वर्ड होगा सर। जो नया ऑडिटर आएगा वो नए सिरे से काम करेगा। अभी आते हैं उस पर, आते हैं पॉइंट हम कहाँ पे थे, ये हो गया था, ठीक है। सवाल नंबर 4 देखें। पढ़ लिया। चल मुझे ये बताइए कौन सी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ सीए ऑडिट कर सकता है, पब्लिक, ऐसी प्राइवेट जो कि पब्लिक की, और ऐसी प्राइवेट जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से। यहां पे क्या मसला, पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा हो गया, तो ऑडिट किसको करना चाहिए था, ये किससे करवाने में इंटरेस्टेड है, दाऊद से। और दाऊद के पास तो क्या है और कहां से लिया हुआ है, तो ठीक तो है, सीए से लिया हुआ नहीं, ये क्वालिफाइड सर्टिफिकेशन नहीं है, ये ऑडिट कंप्लीट नहीं होगा। डन गाइस। ये बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, एनी टाइप ऑफ, चाहे पाकिस्तान में बनी चाहे पाकिस्तान से बाहर बनी है। तो ऑल डायरेक्टर्स ऑफ हुसैन प्राइवेट लिमिटेड आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। द कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ मसूद। कंपनी जा रही है कंपनी का ऑडिट करने के लिए, तो ये अलाउ नहीं। हमने भूल जाना है कि व्हाट इज शेयर कैपिटल, हमने भूल जाना है कि और कोई मसला है ही नहीं। जहां पे एक कंपनी दूसरे कंपनी का ऑडिट कर रही हो, ये शरीयत में अलाउ। खैर आगे चलते। हाँ जी, गुआवा कुछ कहना चाह रहा है आपसे।
पढ़ लिया? ये पॉइंट थोड़ा सा मैं पहले इलेबोरेट कर दूं, उसके बाद चलते हैं। देखिएगा, बैंक, इनका मेन काम क्या होता है? दो तरीके से देते हैं, बाय क्रेडिट कार्ड और विदाउट क्रेडिट कार्ड। विदाउट क्रेडिट कार्ड के अंदर तो कोई मसला नहीं। बाय क्रेडिट कार्ड में क्या मसला है? 1 मिलियन का मसला है। अच्छा, अदर देन बैंक, अगर आपको लोन दे तो क्या दूसरी कंपनी जिसका काम ही लोन देना नहीं है वो ठीक कर रही है? नहीं। यहाँ पे किसी भी तरह का लोन दिया हो, चाहे वो 1 रुपये का लोन की ना हो, यहाँ पे आप क्या हो जाएंगे बेचारे के लिए? डिस्क्वालीफाइड। बैंक के केस में डिस्क्वालीफाइड तो उस वक्त होंगे जब क्रेडिट कार्ड में लोन लिया हो और उस लोन की अमाउंट 1 मिलियन को क्रॉस कर रही हो, और उस केस में भी हमने सारे पार्टनर्स का अक्यूमुलेटेड बैलेंस लेके चलना, यानी कि हमने फर्म लेवल पे सोचना है कि फर्म लेवल के ऊपर क्या ये 1 मिलियन को क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ, अगर इसने हाउस लोन लिया हुआ है, इसने फाइनेंस लीज करवाई हुई है, इसने गाड़ी के लिए लोन लिया हुआ है, इसने किसी और काम के लिए लोन लिया हुआ है, इस अमाउंट को इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ किसको देखना है? क्रेडिट कार्ड को। अब सवाल पड़ा, बैंक का ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस तो है, मगर क्रेडिट कार्ड में उसने लिमिट लगा दी है। सर टेक्निकली उधर लिखा हुआ है परसेंट डेफिनेट टू कंपनी अदर देन इन ऑर्डिनरी कोर्स, अदर देन ये वाला आ गया। यस सर, ठीक है। और बैंक के केस में सिर्फ लिमिट यहाँ पे लगाई, क्रेडिट कार्ड इशूअर लिखा हुआ नीचे। क्रेडिट कार्ड इशू कौन करता है? जोएब, इशू कौन करता है? बैंक ही करता है। हाँ हाँ जी, गवर्नमेंट कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट कि वो आके ऑडिट करें किसका? ऑरेंज बैंक। एक बात समझ आ गई कि ये बैंक है। मसला सिर्फ कहाँ पर आएगा? क्रेडिट कार्ड के केस में। मोस्ट ऑफ द पार्टनर्स वहां पे अकाउंट अपना खुलवाते हैं और क्या एंजॉय कर रहे हैं? मैक्सिमम अमाउंट जो किसी भी पार्टनर से रिमेनिंग है वो कितनी है? 3,99,000। क्या इसने बताया कि कुल पार्टनर्स कितने हैं? क्या इंडिविजुअल पार्टनर का बैलेंस बताया? तो हमें ये पूरी दास्तान लिखनी पड़ेगी। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे करेंगे कि अगर सारे पार्टनर्स का बैलेंस मिला के 1 मिलियन को क्रॉस कर जाए तो ये अपॉइंटमेंट नहीं होगी, और अगर ना करे फिर अपॉइंटमेंट हो जाएगी। इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करो। लेट्स सपोज ये जो है ना पार्टनर 399 वाला, ये इंडिविजुअल भी प्रैक्टिस करता है और सारे पार्टनर्स का बैलेंस मिला के 1.2 मिलियन हो रहा है। क्या ये इंडिविजुअल कर सकता है? इंडिविजुअल कर सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल बैलेंस उसका क्या है? 3 लाख और जो कि 1 मिलियन से कम। ये बात समझ आई? तो सबसे पहले आपने देखना है कि वो कंपनी कौन सी है जिसका लोन लिया जा रहा है। अगर तो वो बैंक नहीं है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन पक्की पक्की है। अगर वो बैंक है फिर देखना है कि लोन किस तरह का है, क्रेडिट कार्ड का लोन है या अदर देन क्रेडिट कार्ड का लोन है। अदर देन क्रेडिट कार्ड का लोन तो मसला नहीं है, क्रेडिट कार्ड का लोन है तो 1 मिलियन कलेक्टिवली। और फिर देखना है कि क्या इंडिविजुअल जा सकता है, और इंडिविजुअल की लिमिट भी क्या है? 1 मिलियन। और अगर वो उससे कम है और फर्म उससे ज्यादा है तो फर्म तो क्या हो गई? डिस्क्वालीफाइड, मगर इंडिविजुअल ऑडिट कर सकता। डन? श्योर? लॉक कर दिया जाए जी। अदर देन क्रेडिट कार्ड का मसला ही नहीं है। आप बेशक 100 करोड़ का लोन लेना, वो क्वालिफाई कर जाएगा बैंक से। मसला सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आएगा? क्रेडिट कार्ड। ये एक अलग बहस है।
कि लोन नॉर्मल टर्म्स में है या नहीं है। ये बहस इसकी नहीं है, ये बहस कोड ऑफ एथिक्स की है। जी एप्रिकॉट कुछ कहना चाह रहा है आपसे। एप्रिकॉट की बात सुने। इतना आसान है नहीं। पढ़ लिया? पढ़ लिए? नहीं पढ़ा? पढ़ लें, पढ़ लें, आराम से पढ़ लें, तसल्ली से पढ़ लें सवाल को। हो गया? शुरू करें। कितनी कंपनी है सवाल में? फैसला कर लें। अच्छा, दो है सर। तो तीसरी किस कहाँ से आई थी? तीसरी हम नहीं, किसने ये एप्रिकॉट को कंपनी काउंट किया? तो फिर 3 कैसे हो गए? यहाँ से मुझे 3 की आवाज आई है। वो तो 2 है मुझे पता है, मगर इसको किसने काउंट किया था? तो आपने कैसे कहा कि 3 कंपनी है? 2 बोला था। नहीं, अब 3 की आवाज आई मुझे यहाँ से कहीं से आई थी ना, आई थी 3 की आवाज आई थी। चलें वापस आ जाए। कितनी कंपनियां हैं? 2। लिखवाएं जरा कौन सी है? आप कौन है? किस कंपनी में हमें बुलाया जा रहा है? रिश्ता किस कंपनी के बीच में डेवलप करवाने की कोशिश कर रहा है? BL और क्या रिश्ता बना? देखते हैं बना कि नहीं बना। एप्रिकॉट एंड कंपनी को ऑफर आई है कि वो ऑडिट करे BL का। BL के बोर्ड पे कौन बैठा है? पंपकिन, जो कि कौन है? ये नॉमिनी कौन सा है? गवर्नमेंट वाला। और यही पंपकिन यहां पे क्या रख के बैठा है? 25% की शेयर होल्डिंग। चूंकि ये भाई साहब कौन है? बाय गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ बाय, तो ये दोनों आपस में कोई रिश्ता नहीं बनाएंगे। जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी हो रहा हो, कोई फर्क पड़ेगा BL को? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे बेशक ये डिस्क्वालीफाई क्यों ना हो, इसकी अपॉइंटमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। तुम यहाँ पे अपॉइंट हो सकता है। वो स्पाउस इस कंपनी के शेयर्स बेचती है या नहीं बेचती, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम BL का ऑडिट कर सकते हैं। ये पॉइंट समझ आ गया? अब बताएं, अब बताएं। मैंने सवाल चेंज किया, आप लोगों ने शायद गौर नहीं किया। नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय, अब रिश्ता बना है कि नहीं बना? बना है कि नहीं बना? अब रिश्ता बन गया। अब रिश्ता बन गया। कैसे बना? किताब खोलें, किताब खोलें, इसकी डेफिनेशन पे जाएं। डिस्क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग बस्ता बोल रहे आए जरा। खोलिए, इसकी एक्सेप्शन में जाए। आपके पास डेफिनेशन आ रही होगी ऑफ एसोसिएटेड कंपनी, आ रही है ना?
इसकी डेफिनेशन में जाएं काइंडली, उसकी एक्सेप्शन में आएंगे। पेज नंबर मेरे पास 8 है, अगर आपके पास 13th एडिशन है तो ठीक है। कहता है फॉलोइंग पर्संस ये रिश्ता एसोसिएट का नहीं बनाएंगे। पहला पॉइंट देखें, नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय दोज, और एनआईडी कहते हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो गवर्नमेंट चाहे प्रोविंशियल हो चाहे फेडरल हो या गवर्नमेंट से इल्हाक शुदा कोई इदारा, अगर वो डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है तो दो कंपनी आपस में एसोसिएट नहीं होंगी। मगर कंपनी लॉ ये कहता है कि नॉमिनी डायरेक्टर सिर्फ गवर्नमेंट नहीं भेजती, और कौन भेज सकता है? क्रेडिटर। तो उसकी एक्सेप्शन यहाँ पे मेंशन नहीं है। इट मींस कि वो दोनों को जोड़ सकता है। अगर ये आ गया तो फिर मैं पहले देखूंगा कि क्या मैं WML में जा सकता हूं या नहीं, इसके अंदर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, उसका फैसला मुझे यहां पे लेके जाएगा। बात समझ आ रही? अगर मैं यहां पे क्वालिफाई करूंगा फिर मैं यहां पे जा पाऊंगा। वो कब? जब ये नॉमिनी कौन सा होगा, और अगर ये गवर्नमेंट का तो मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये बात समझ आ गई है? चलिए आगे, 7 सवाल हुए, 8 भी और बाकी। पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। जब आपने ये पढ़ लिया ना तो वो किसी भी कंपनी का ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। चलें, लेट्स से यहां पे लिखा हुआ है एक क्वालिफाइड ICM है, ICM है, फिर कर सकता है। एक क्वालिफाइड CM है। देखिए CM में किस कंपनी का ऑडिट कर सकता था? वो प्राइवेट जो कि पब्लिक की सब्सिडरी, वो प्राइवेट जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से, मगर क्या ये सब्सिडी तो नहीं पब्लिक की? 40% ओन बाय ब्लू ब्लैक। सुने, 40% हम नॉर्मली क्या लेते हैं? 50%। तो ये क्या है? 40। तो उस केस में ये सब्सिडरी भी क्लियर है। अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊं और एक लाइन ऐड कर दूं कि ब्लू ब्लैक लिमिटेड हैज कंट्रोलिंग पावर ऑफ डायरेक्टर्स ऑन लीची प्राइवेट लिमिटेड, फिर वो सब्सिडरी बन जाए। तो ये ICAP डिफरेंट तरह की वैरायटियां करवा सकता है। थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स पे जाकर देख लिया करें। मैं दोबारा करता हूँ। देखिए, मैंने पहले ये अज्यूम किया कि यहाँ पे कौन है? CM। CM में किसका ऑडिट कर सकता है? प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक की सब्सिडरी, और वो प्राइवेट जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से, ये क्या 1.5 मिलियन है। यहां तक तो लग रहा है कि कर सकता है, प्रोवाइडेड कि ये 40% से इसकी सब्सिडरी नहीं बन रही। ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ब्लू ब्लैक के पास कंट्रोलिंग द बोर्ड की पावर है ऑफ लीची प्राइवेट लिमिटेड। तो सब्सिडरी सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डिंग से नहीं बनती, कंट्रोल से भी बनती है कि आप बोर्ड को कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर ये पॉइंट लिखा होता तो यहाँ पे फिर अपॉइंटमेंट क्या हो जाती? वॉइड हो जाती। फिर आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अब सब्सिडरी बन गई है ऑफ पब्लिक। आराम है, आगे चलिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई। मेरे नाम ये 10 घंटे करते हैं, उम्मीद पूरी है कि आपका पेपर निकल सकता है, मगर वो 10 घंटे नाम भी करने हैं। हमने उसमें से 1 घंटा निकाल भी दिया। नहीं, हाफ आवर गुजरा अभी सिर्फ। चलिए ना, सवाल करना अफसोस बाद में कीजिएगा, वो मैं करूँगा जब आपका रिजल्ट आएगा।
सवाल करें। हाँ जी, बातें हो गई। चल, मिस्टर सादिक हैज रिसेंटली ज्वाइंड योर फर्म एज अ, ही हैज सर्व्ड ऑन द बोर्ड ऑफ स्ट्रॉबेरी अंटिल 30 जून 2009 एज अ गवर्नमेंट, क्लियर है यहाँ तक। इन द AGM ऑफ SL हेल्ड ऑन 31 अगस्त 2000, अ शेयर होल्डर हैज प्रपोज द नेम ऑफ योर फर्म, कौन सी फर्म बला जहां पे सादिक, एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द कंपनी एंडिंग 30 जून 2012। पहला सवाल, क्या ये जो गवर्नमेंट नॉमिनी है, क्या मैं इसको डायरेक्टर काउंट करता हूँ? करता हूँ कि नहीं करता? करता हूँ। याद रखिएगा, गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉमिनी आता है वो सिर्फ एसोसिएट का रिश्ता डेवलप नहीं करवाता, बाकी सारी जो उसके पास पावर्स होती हैं डायरेक्टर की वो अपने पास रखता है, वो उससे बागी नहीं होता। तो आप बेशक इसको अज्यूम कर लेंगे ये क्या है, डायरेक्टर। अब अगली शर्त देखनी है। डायरेक्टर के केस में 3 बातें थी, मौजूदा नहीं कर सकता, छोड़ के गया तो कब तक का कूलिंग ऑफ पीरियड है, 3 साल का, और तीसरी शर्त कौन सी थी, वो बिजनेस पार्टनर वाली। यहां पे लग कौन सी रही है, 3 साल। छोड़ा कब है, 2009। अपॉइंट कब किया जा रहा है, किस साल के लिए किया जा रहा है? तो मैं 12 से 9 के बीच में डेट देखूं या 11 से 9 के बीच में डेट देखूं? 11 से 9 के बीच में डेट देखूं। 2 साल हो गए या 3 साल हो गए? 3 साल से कम का वक्फा है, अपॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। इसकी अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं। मैंने कोशिश ये की है कि सारे पॉइंट्स को हम किसी ना किसी तरीके से टेस्ट कर दें, ताकि 1 घंटे की जो एफिशिएंसी है वो बरकरार रहे। हाँ जी, 9 हो गए, 6 रह गए, चले आगे, चले आगे, मैं तो तैयार हूँ। हाँ जी, एक सवाल था यहाँ से। दिस क्वेश्चन विल टेक योर नर्व्स। 5 मिनट ले लें, तसल्ली से सोच लें। टेक योर टाइम, टेक 5 मिनट्स, तसल्ली से देखें उसको और सोचें क्या हो रहा है सवाल में। ना कोई आसान से तरीके से बता सकता है मुझे? बताएं फिर। उसकी कौन, बीवी? अच्छा, वाइफ। तो उसमें LMN में डायरेक्टर है। अच्छा, 50 मिलियन नॉन वोटिंग अच्छा, परिवार के 10,000 शेयर है। ठीक है।
चलिए बताइए, आपके ख्याल से ऑडिट हो सकता है? सर मैंने कहा हो सकता है, कहते हैं नो से कहते हैं हाँ सर हो सकता है। देखें देखें, Bilal and company has received an offer for appointment as auditor of IJK Limited. पहली कंपनी कौन सी है? टोटल पेड अप कैपिटल कितना है? 990 मिलियन। यहाँ पे ले आते हैं। टोटल पेड अप कैपिटल 9, इसका ब्रेकअप दिया होगा। वेयर इट्स ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इज तो बाकी 860 क्या है? बाकी 860 क्या होगा? ये ऑर्डिनरी है, तो ये क्या होंगे फिर? नॉर्मली प्रेफरेंस होंगे। चलो, फरियाल द वाइफ ऑफ पार्टनर, ये फरियाल वाइफ ऑफ पार्टनर इन बिलाल एंड कंपनी इज डायरेक्टर इन, ये एलिमेंट बना देते। यहाँ पे कौन है? डायरेक्टर है। और हम ये किस कंपनी की बात कर रहे हैं भला? हमने जाना कहाँ पे है? यहाँ पे जाना है। अच्छा, which holds 50 million non-voting preference shares and 2 million in IJK। ये जो LMN है, ये IJK में दो तरह की शेयर होल्डिंग रख के बैठी हुई है। 50 मिलियन नॉन वोटिंग प्रेफरेंस और 2 मिलियन ऑर्डिनरी। 130 मिलियन का अगर शेयर कैपिटल हो और 10 रुपए का अगर एक शेयर हो तो कितने शेयर्स बचेंगे? 13 मिलियन। 13 मिलियन। और यहाँ पे 6 मिलियन। फरियाल ऑल्सो होल्ड्स 10,000 शेयर्स इन। फरियाल यहाँ पे डायरेक्टर भी है प्लस यहाँ पे शेयर होल्डर भी है। ये सवाल था, ठीक है। अब देखिए जरा, LMN ने IJK में दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, एक ऑर्डिनरी शेयर में और एक नॉन वोटिंग। 2/13 मल्टीप्लाई बाय 100, 15.34 या 4%। यही आ रही है, करा करा के रट गया। ये 50 आउट ऑफ 86 करें, 58 पॉइंट समथिंग। ये चाहे 100% क्यों ना होता, ये एसोसिएट डेवलप नहीं करेगा। एसोसिएट के लिए आपने जाना सिर्फ कहाँ पे है? उससे हो रहा 15.4। कितने होने चाहिए थे? LMN और IJK में कोई रिश्ता बना? फरियाल बीबी के यहाँ पे शेयर होल्डिंग है, कोई एतराज करेगा? यहाँ पे वो डायरेक्टर है, कोई एतराज करेगा? यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो सकती है। इसको शेयर्स बेचने की जरूरत है? मुबारक हो जी। कहाँ पे लिखा हुआ? एसोसिएट की डेफिनेशन देखने जाते हैं। अभी हम बात करें एसोसिएट की डेफिनेशन। वोटिंग पावर किस में होती है? ऑर्डिनरी में होती है। क्लास में तो फिर प्रेफरेंस के पास भी कुछ इतना डिटेल में आएगा, क्लास वाइज नहीं जाने वाला, अगर जाएगा तो देख लेंगे। हाँ जी, हो गया बॉस, क्लियर है? वो बताओ जो आप पॉइंट कह रहे हो, सुनो वो जो आप बात कर रहे हो, ये जो इसकी वाइफ है, फर्ज करो ये दोनों आपस में एसोसिएट है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो इसने शेयर्स रखे हुए हैं वो ऑर्डिनरी हो, वो कोई भी हो सकते हैं। मगर एसोसिएट बनाने के लिए सिर्फ मुझे क्या चाहिए? वो शेयर्स जिस पे वोटिंग पावर है, वो किस पे होती है? ऑर्डिनरी। सर लेकिन ये भी एक पॉइंट है जो सब्सिडी के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया, वो होल्डिंग कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई। हाँ, तो यहाँ पे नहीं ना बन रही किसी भी तरीके से। सब्सिडी के लिए अगर उसके पास भी सर सब्सिडी के लिए भी वो ऑर्डिनरी पे होता है, प्रेफरेंस पे नहीं होता बॉस। वोटिंग राइट्स चाहिए होते हैं हमें।
बुखार तो नहीं तेज हुआ आज? चलें आगे। अब एक सवाल में 3 सवाल करने को तैयार है? श्योर? 3, 2, 1 सर, जी। उसकी वाइफ की उसमें डायरेक्शन भी तो है ना? कहाँ है? ऑर्डिनरी कहाँ लिखे हैं? कहाँ लिखे हैं? कहाँ लिखे हैं? एलएमएन में, आईजीके में थोड़ी है। नहीं, कहाँ लिखे हैं? कहाँ लिखे हैं? वो एलएमएन के हैं। ये विच इज फॉर एलएमएन, नॉट फॉर फरियाल। फरियाल चुड़ैल नहीं है। हाँ जी, ये आपके पास 3 सवाल है, एक सवाल में 3 सवाल और तीनों का आंसर फर्क है। ये मिटा दूं फरियाल? एक सवाल में 3 सवाल, एक टिकट में 3 बजे। हाँ जी, कर सकते हैं? मैं करवाऊँ या करेंगे खुद ही? चलिए ट्राई करें, खुद ही करें। टेक 5 मिनट्स, डू ऑन योर ओन, फिर देखते हैं कि आप लोग किस तरीके से इसको देखते हैं। टेक 5 मिनट्स, ट्राई टू डेवलप योर आंसर। नहीं, उनको पूछ लो। आपको आदत पड़ी ऑनलाइन वाली? आवाज़ आ रही है? हाँ जी, दाऊद आ गया। आप दाऊद हैं? आप दाऊद तो नहीं है? नहीं। अच्छा, दाऊद एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैज रिसीव्ड एन ऑफर फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ जमाल लिमिटेड। कंपनी जो हमसे रेलिवेंट है कौन सी है? दाऊद की बीवी जो है वो शेयर होल्डर है और डायरेक्टर भी है। कहाँ पे? तो 2 कंपनियां हो गई हैं। हाँ, रिश्ता बनाते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। हमारी कंपनी, दूसरी कंपनी, और आरएल में वो शेयर होल्डर भी है। पहला केस, दोनों आपस में कौन है? होल्डिंग और हाँ जी, आरएल के केस में शेयर होल्डिंग भी है और शेयर होल्डिंग अगर हो तो उसको पहले बताना पड़ेगा और फिर बता के डिस्पोज करना पड़ेगा, तभी हम आरएल में पॉइंट हो सकते हैं। और अगर इसके ऊपर वो एग्री होता है तो फिर हम जेएल में ऑडिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, तो अगर वो शेयर्स बेच भी दे तो फिर भी हम उसका ऑडिट कबूल जब इसका नहीं करेंगे। तो ये था सब्सिडरी का केस। डन। अब चलते हैं एसोसिएट के केस पे। 25% की शेयर होल्डिंग रखी हुई है। चलो अब यहाँ पे याद रखिएगा, सिर्फ आपने किसके बारे में सोचना? शेयर्स के बारे में सोचना, सिर्फ इसके बारे में। तो यहाँ पे वो केस लगेगा अलोंग विद द एक्सेप्शन।
नॉर्मली इस कंपनी में वाइफ के पार्टनर के शेयर्स हैं, डिस्पोज कर देगी तो अलाउ कर देंगे, डिस्पोज नहीं करेंगे और बताएंगे नहीं तो हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट नहीं सोचना। कौन सा? डायरेक्टर वाला। डायरेक्टरशिप वाला। जी एसोसिएट बेसिकली वो वाहिद एंटिटी है जहाँ पे आपने शेयर होल्डिंग के साथ खेलना, इसके अलावा और कहीं भी नहीं खेलेंगे। तीसरे केस में क्या होगा? हो सकता है ना वो होल्डिंग है, ना वो सब्सिडरी और ना वो एसोसिएट है, वो कुछ भी नहीं है। तो अगर वो आरएल में बेचे ना बेचे उसका जीएल को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। डन? श्योर? लॉक कर दिया जाए। आबिद, आबिद भाई की बात सुना, क्या कहना आबिद भाई? आबिद इज अ पार्टनर इन AFL कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ऑफर आई, काम कहाँ पे जाना है? साइमा के पास जाना है। साइमा आबिद की वाइफ है और वो 11% के शेयर रख रही है। कहाँ पे? एसएल में। और वहाँ पे वो जनरल मैनेजर मार्केटिंग भी है। क्या किसी भी प्रोविजन में जनरल मैनेजर को डिस्क्वालीफाई किया? तो यहाँ पे रेलेवेंट पॉइंट क्या है? 11% शेयर। हाँ, 11% शेयर, वाइफ तो है ही। साइमा ने शेयर्स बेच दिए। किसको बेचे? आबिद के डैडी को। कितने के? नहीं, कितने के छोड़े? विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। तो क्या इसने डिस्पोजल कर दी? क्या ठीक की है? ठीक की। आबिद का बाप माइनर कब सुनने लगा? सदके जाऊं आप लोगों के कॉन्सेप्ट पे। फादर बाय डिफॉल्ट क्या होगा? मेजर। तो वो मेजर को बेचे, मेजर जिस मर्जी को बेच दे सिवाय अपने शौहर को। बात समझ आई? मेजर जिस मर्जी को दे दे सिवाय अपने मौजूदा शौहर को। ये पॉइंट है। स्पाउस जो है वो बेसिकली हम मौजूदा की तरफ जाते हैं। वो गिरदान याद है? नहीं याद? मौजूदा कंपनी, मौजूदा ऑडिटर, नहीं रेल में नहीं है? लिखवाता हूँ भी आपको, ठहरे। खैर, यहाँ पे जो डिस्पोजल हो रही है ये बिल्कुल वैलिड है, की जा सकती है। चलें, मैं सवाल को चेंज करता हूँ। साइमा ने शेयर्स बेचे हैं अपने बेटे को जिसकी उम्र 24 साल है, जिसकी उम्र 19 साल है, जिसकी उम्र 18 साल है, 17 साल है। साइमा ने शेयर्स बेचे हैं अपने बेटे को जिसकी उम्र 20 साल है, मगर गार्डियन अपॉइंट हुआ हुआ है। वो 21 साल उस वक्त हमने 21 साल देखा। ये बातें ध्यान में रखिएगा। ये सवाल देखें। हाय सर, बस करने थक गए, अभी तो घंटा भी पूरा नहीं हुआ। हाँ जी, सवाल करने को कहा है मैंने, बातें करने को नहीं कहा। अभी हमारा एक सेशन पूरा नहीं हुआ। चले चले असलमन कंपनी के पास जाएं। जिंदगी के 9 घंटे रह गए आपके, एक मैंने गुजार दिया है। जब पेपर पास कर लेंगे ना तो वो आपने जिंदगी का एक टारगेट अपना अचीव कर लिया होगा। फिर नया टारगेट शादी का, उसके बाद क्वालिफिकेशन का। चलें, मैंने मोटिवेशन आपको दे दी है, अब सवाल कर लें। असलमन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट का सवाल है, बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट, क्योंकि रिसेंट में आए नहीं तो उससे रिसेंट।
हाँ जी, आई कैप ने इस सवाल में बताऊँ क्या टेस्ट किया आपसे? कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 7 नहीं 8 मीटिंग्स। आई कैप ने ऑडिट का सवाल ही नहीं है ये सवाल ऑडिट का है ही नहीं। ये सवाल कहाँ का है? कंपनी लॉ चैप्टर नंबर 8 मीटिंग्स। और मीटिंग भी कौन सी? एजीएम। उससे पहले क्या कर रहे हैं? ईओजीएम। तो कहना ये चाह रहे हैं कि हम डायरेक्टर्स को रिमूव करने जा रहे हैं बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, जिसके लिए इन्होंने खुद ही से रेजोल्यूशन पास कर दिया। ये पास नहीं कर सकते। अगर निकालना है तो किससे पास करवाएं? मेंबर्स को पास करवाने के लिए क्या बुलानी पड़ेगी? नहीं, बुलानी क्या पड़ेगी? ईओजीएम का नोटिस जाएगा 21 दिन पहले, और इसको भी बता दिया जाएगा कि हम तुम्हें निकालने वाले, तुम अपनी क्या जमा करा दो? रिप्रेजेंटेशन। उसको कहते हैं क्या है? इट इज रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग। ये वो 580 वाला नहीं है, ये और है। तो वो जमा करा दो। वो कब तक करवाना होता है? मीटिंग से कम 2 दिन पहले। और इसको बुलाया जाएगा, इसको बिठाया जाएगा मीटिंग के अंदर, और कंपनी, और ये ऊंचा ऊंचा बोल के सुनाएगा भी जो उसने बातें लिखी होंगी। और अगला ऑडिटर कौन लेकर आएगा? गलत, डायरेक्टर लेकर आएंगे, मगर किसकी अप्रूवल से? तो 4 नंबर के लिए गालिबन 4 नंबर ही थे, 6 थे, 4 थे, 6। ये सारी कहानी लिखनी थी। अब ये सवाल डिस्क्वालिफिकेशन का नहीं है, और आखिरी सवाल जो आया है वो ये आया। तो इस दफा देयर इज अ चांस कि वो डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल निकाल के लिए। जी बॉस, एक सेकंड आएगा, डायरेक्टर लेकर आएगा, मगर अप्रूवल ऑफ एससीसीपी से। मेंबर्स नहीं आएंगे, डायरेक्टर लेकर आएगा। हाँ जी, ये ओके, ये ओके, पक्की बात है। अब वो गिरदान लिख लें, लिखे जरा गिरदान है मौजूदा वाला। किसकी? अगर वहाँ पे डेट 1 मार्च 2024 से, हाँ, कहाँ पे? इधर? क्या कह रहे हो? ये डेट अगर ईयर एंड की हो जाती है, ठीक है, तो अगर ईयर एंड की होती तो फिर भी मेंबर्स नहीं करना था, बस ईओजीएम ना आती, फिर एजीएम आ जाती, बाकी सब कुछ वही रहता। चले, जिस जिनकी सॉरी, ऑडिटर का पॉइंट शुरू में होता है, ईयर एंड पे उसका खात्मा हो रहा होता है और अगले वाला आ रहा होता है। क्या ऑडिटर ईयर एंड से डिस्क्वालीफाइड? अगले साल भी तो जाना है, वो साल के नहीं करना कुछ, एक दफा आगे बस खत्म कर दें बेचारे को। कंसेक्यूटिव वो डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है, फाइनेंशियल कंपनी है या अदर देन फाइनेंशियल है। इसके बारे में बताया नहीं, वो तो 5 साल का होता है कूलिंग ऑफ पीरियड। कहाँ लिखा हुआ? फिर वही पॉइंट, नहीं सोचना कोड ऑफ एथिक्स। आप जा रही हैं टुवर्ड्स फैमिलियरिटी, नहीं सोचना। हाँ जी, ब्रेक कर लें, वापस आए, कोड के ऊपर बात करते हैं। और जिन्होंने गिरदान लिखनी है वो बैठे रहें। गिरदान, मौजूदा वाली गिरदान लिखवा के ब्रेक दे दें। चल लिखें। लिखें, मौजूदा डायरेक्टर, मेरा ख्याल से मौजूद बोल रहा हूँ, मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा ऑफिसर, मौजूदा एम्प्लॉय, मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। यह है आसान वाली। मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा एम्प्लॉय, मौजूदा ऑफिसर,
मौजूदा कंपनी का मौजूदा परफॉर्म नहीं कर सकता। सीजन 1, मौजूदा डायरेक्टर, मौजूदा एम्प्लॉय, मौजूदा ऑफिसर मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। अब लिखें सीजन 2, मौजूदा डायरेक्टर की मौजूदा बीवी हाँ जी, मौजूदा डायरेक्टर की मौजूदा बीवी मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकती। सीजन 2, दोबारा बोलता हूं, मौजूदा डायरेक्टर की मौजूदा बीवी मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट नहीं कर सकती। लिख लिया? चलें सीजन 3 लिखें, ये ज़रा लंबा है। तैयार है? मौजूदा डायरेक्टर मौजूदा ऑफिसर मौजूदा एम्प्लॉय, मौजूदा डायरेक्टर मौजूदा ऑफिसर मौजूदा एम्प्लॉय का अगर कोई मौजूदा बिजनेस है, मौजूदा डायरेक्टर मौजूदा एम्प्लॉय मौजूदा ऑफिसर का अगर कोई मौजूदा बिजनेस है, उस बिजनेस में मौजूदा बिजनेस पार्टनर, उस बिजनेस में मौजूदा बिजनेस पार्टनर या मौजूदा एम्प्लॉय उस बिजनेस में मौजूदा बिजनेस पार्टनर या मौजूदा एम्प्लॉय मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट मौजूदा टाइम में परफॉर्म नहीं कर सकते। कौन से वाले मौजूदा के बाद रिपीट करना? दोबारा से शुरू करते हैं। मौजूदा डायरेक्टर, मैं स्पीड पे हूं, मौजूदा डायरेक्टर मौजूदा एम्प्लॉय मौजूदा ऑफिसर का अगर कोई मौजूदा बिजनेस है, उस बिजनेस में मौजूदा बिजनेस पार्टनर या मौजूदा बिजनेस एम्प्लॉय उस मौजूदा कंपनी का मौजूदा ऑडिट मौजूदा टाइम में परफॉर्म नहीं कर सकते। रिकॉर्ड कर दिए, जाकर सुन लीजिए। आपने कहां पे रोका हुआ इसको? है? देखें लिखवाने का मकसद क्या है। इसमें से अगर एक भी मौजूदा हिल गया, डिस्क्वालिफाइड। इसमें से अगर एक भी मौजूदा आप माइनस कर दें, ये बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन के पहले 3 पॉइंट्स हैं। इसमें से अगर आप एक भी मौजूदा को साइड में फेंक देंगे, आप डिस्क्वालिफाइड हैं। क्या एसोसिएट की डिस्क्वालिफिकेशन जो है ना, वो शेयर्स के ऊपर डिपेंड कर देगी। हाँ, वो पूरे ग्रुप में हो जाए। डन? ब्रेक कर लें और 10 मिनट के बाद वापस आए फॉर कोड ऑफ एथिक्स।